लोकप्रिय कोरियाई नाटक आधिकारिक तौर पर एक रहस्यमय घटना के कारण समाप्त हो गया है। इस अंक में जियाओ शुआई आपको इस फोन कॉल के बारे में समझाएगा जो वर्तमान में प्रसारित हो रही है। कहानी की शुरुआत में पुरुष नायक बाई जियांग एक उभरता हुआ राजनीतिक अभिजात वर्ग है। वह उत्तम योग्यता वाला एक प्रमुख राजनीतिक परिवार का बेटा है। वह गृह युद्ध क्षेत्रों में एक सैन्य रिपोर्टर, एक बंधक वार्ता विशेषज्ञ, एक हस्ताक्षर अंक है, एक सरकारी स्वामित्व वाला टीवी स्टेशन और राष्ट्रपति भाषण देने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितनी उपाधियां हैं या वह दूसरों की नजर में कितना उत्कृष्ट है। वह अपनी पत्नी की नजर में बेहद उबाऊ है, यहाँ तक कि एक अंतर्राष्ट्रीय आभूषण भी उसके दिल में घृणा को छिपाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह मतली उनकी शादी के दिन से ही है। होंग जिजू, बाई जिजू की पत्नी, एक मीडिया परिवार से आती है, लेकिन परिवार में 3 बच्चों में से वह अकेली है जो अपने पिता की संतान नहीं है। उसकी बड़ी बहन सौतेले पिता की जैविक बेटी है और उसके छोटे भाई का जन्म उसके बाद हुआ था। माँ और सौतेले पिता ने शादी कर ली है। वह इस परिवार में अकेली है। एक दुर्घटना के कारण उसके भाई की मृत्यु हो गई और उसकी बहन बहरेपन से पीड़ित हो गई। हालांकि इसके बावजूद उसने कोर्ट टीवी स्टेशन और अन्य स्थानों पर एक पेशेवर अनुवादक के रूप में काम करने के लिए अपने उत्कृष्ट सांकेतिक भाषा अनुवाद कौशल पर भरोसा किया। उसने एक राजनीतिक विवाह के कारण बाई जियान से विवाह किया और एक संविदात्मक विवाह के नाम से दोनों के बीच आमतौर पर लगभग कोई संवाद नहीं था और वे एक दूसरे से दूर और उदासीन थे, इसलिए निजी तौर पर उनकी कोई भावना नहीं थी। जान का जबरदस्त अनुबंध और 3 साल पहले शादी के दिन शादी। ये पता चला कि यह जिजू की बहन थी जिसकी सगाई बाई जियाजू से हुई थी। हालांकि उसकी बहन शादी के दिन शादी से बच गई थी। उसकी बहन, जो बचपन से वाचाघात से पीड़ित थी, ने उसकी बहन की जगह ले ली और बाई जियाजू से शादी कर ली। राष्ट्रपति विभाग के प्रवक्ता, शादी के दिन बाई जियाजू का निधन हो गया। एक अनुबंध तैयार किया गया था जिसमें जिजू को 3 आवश्यकताओं का पालन करना था। पहला, दुल्हन को तलाक नहीं मांगना चाहिए। दूसरा, उसे विशेष रूप से तलाक नहीं लेना चाहिए चुनाव के दौरान। और तीसरा, पत्नी, जो एक श्वेत परीक्षक है, को अपना नाम और रूप बाहरी दुनिया को नहीं बताना चाहिए। यदि इनमें से किसी का भी उल्लंघन किया जाता है तो परिसमाप्त क्षति 2 बिलियन है। जिजू पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों ने लगभग बिना किसी संचार के 3 साल बिताए। उन्होंने सोचा कि यह इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अचानक अपहरण से सब कुछ बदल जाएगा। जब बाई को अपहरणकर्ता का फोन आया तो उसने जिजू के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। उसकी सास को लगा कि उनके बीच कुछ हुआ है और उसने झूठ बोला कि जिजू उसके घर पर है। बाई शियान ने राहत की सांस ली और दृढ़ निश्चय किया कि अपहरणकर्ता सिर्फ झूठा था। अपहरणकर्ता के ब्लैकमेल का सामना करने पर उसने तेजी से बात की। अपहरणकर्ता ने कहा कि वह जिजू को मारना चाहता था। जल्दी करो और प्रतीक्षा करो जब तक शरीर मुझसे संपर्क करने से पहले प्रकट नहीं हुआ। एक के बाद एक नजरअंदाज किए जाने के बाद अपहरणकर्ता क्रोधित था और इस तरह पराजित होने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने अप्रत्याशित रूप से कई बार फोन किया। बाई शीबा अब कॉल का जवाब देने में बहुत आलसी थी। अपहरणकर्ता के टूटने से पहले जिजू साहस से पागल हो गया था। भावनाएं, बाई जियान के शब्द अभी भी जिजू को चुभ रहे थे। उसने एक्सीलेटर पर कदम रखा और कार अनियंत्रित हो गई। हालांकि बाई शियान को अपहरणकर्ता की बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वह थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। उसने अपने दोस्तों से नंबर ट्रैक करने के लिए कहा और घर चली गई। उसने नहीं सोचा था कि सामान्य धोखेबाज उसका नंबर ढूंढ सकते हैं। जब वह घर लौटी तो उसने जिजू को घर पर देखा और फिर से राहत की सांस ली और जिजू को बताया कि यह उसके अधीनस्थ का फोन था, जो उसे बता रहा था कि नंबर आभासी था और नहीं हो सकता। यदि वह इसे समय पर ट्रैक करना चाहती थी तो उसे अगली बार दूसरे पक्ष के कॉल करने पर 10 मिनट तक कॉल को होल्ड करना होगा। जिजू ने चुपचाप बाई शियान की बातचीत सुनी और उसके मन में एक साहसिक विचार आया। जब वह कमरे में लौटी तो उसकी मां ने फोन किया और बाई शिबा को उसकी देखभाल करने के बारे में बताया, उसे अच्छी बातें कहने के लिए कहा और उसे बहुत देर तक परेशान किया। चीजों के ढेर ने जिजू को परेशान कर दिया। वह एक कठपुतली की तरह थी और दुनिया की हर चीज को नियंत्रित करती थी। अगले दिन जिजू पहली बार बाई झू के साथ सार्वजनिक रूप से दिखाई दी, लेकिन इस समय उसकी पहचान बाई झू की पत्नी नहीं बल्कि एक सांकेतिक भाषा दुभाषिया थी।
बाई जुबान को ब्रिटिश राजदूत के भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। राजदूत की पत्नी बहरी थी और उसने सोचा कि जिजू बाई शी की पत्नी थी। जिजू ने झटके से समझाया। बाई जुबान भ्रमित थी, लेकिन राजदूत ने इसे समझ लिया। उसने आह भरी कि बाईजान का इरादा अनुवादक को बैठक में लाने का था, और उसे आश्चर्य हुआ कि बाईजान ने अपनी पत्नी को कसकर छुपाया था। बाईजान ने कहा कि उनकी पत्नी उनकी कमजोरी है, क्योंकि उनके करियर के कारण उन पर अक्सर हमले होते रहते हैं और वह नहीं चाहते कि उनकी पत्नी अंधाधुंध हमलों का निशाना बने। राजदूत की नज़र में ये शब्द बेहद रोमांटिक थे, लेकिन जिजू की नज़र में ये सिर्फ बकवास थे। झुंझलाहट में शराब के कुछ गिलास पीने के बाद उसने बाई जुबान को पहले वापस जाने के लिए कहा, लेकिन बाई जुबान ने मना कर दिया। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने बाईजू को सांकेतिक भाषा सुनाई। हालांकि बाईजू इसे समझ नहीं पाए, लेकिन वह जानती थी कि जिजू उसे डांट रहा था। इसके तुरंत बाद अपहरणकर्ता ने फिर से फोन किया। बाई जियान को आश्चर्य हुआ। दूसरे पक्ष को वास्तव में पता था कि वह इस समय कहाँ थी, और यहाँ तक कि भोज में उसकी हर गतिविधि को भी जानता था। इससे एक्सपेरिमेंटल बाई भयभीत हो गई। जब उसने एक संदिग्ध लक्ष्य देखा, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा किया। इस हड़बड़ाहट वाले व्यवहार ने फोन के दूसरे छोर पर उपहास उड़ाया। बाय एक्सपेरिमेंटल ने खोज करते समय चेतावनी जारी की। उसने अभी भी नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष में उसे धमकी देने की क्षमता है। जब तक दूसरे पक्ष ने जिजू की बहन के बच्चे का उल्लेख नहीं किया, तब तक बाई झांझाओ को ध्यान देना पड़ा और दूसरे पक्ष से उसका उद्देश्य पूछा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस समय फोन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति वास्तव में उसकी पत्नी जिजू थी। जीजू का अनुरोध बहुत सरल है। बाईजान को उसे छोड़ देना चाहिए और जीजू की बहन के बच्चे को ढूंढना चाहिए। ये पता चला कि अपहरणकर्ता की अनदेखी के बाद जिजू सबसे पहले पागल हो गई थी। उसने अपहरणकर्ता का सेल फोन छीन लिया और बेतहाशा बाई शिजाओ को फोन किया। चमत्कारिक रूप से शी हिझेंग इस समय ठीक हो गई थी। उसने कार को 300 गज तक तेजी से चलाया, जिससे लुटेरे को उल्टा गिरा दिया और बेहोश कर दिया, और ट्रांसड्यूसर लगा हुआ लुटेरे का मोबाइल फोन ले लिया। जिजू ने बाई जियानजान से कहा कि अगर वह अपने निजी जीवन के कारण अपने पिता के विश्वविद्यालय को बर्बाद नहीं करना चाहता है तो वह सब कुछ उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दे। बाई शी चुप थी, क्योंकि उसने देखा कि कॉल की अवधि 10 मिनट तक पहुंचने वाली थी। जिजू ने एक अल्टीमेटम दिया और कल निर्णय लेने के लिए कहा। यदि ऐसा नहीं किया जा सका, तो वह 2 बिलियन ले सकता था, क्योंकि उनके विवाह अनुबंध के अनुसार अनुबंध के उल्लंघन के लिए 2 बिलियन वॉन का भुगतान करना आवश्यक था। बाई जियानयान बोली। सच कहूं तो उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए किसी घोटाले को फर्जी खबर में बदलना एक मामूली बात थी। उसे गुस्सा इस बात पर आया कि अपहरणकर्ताओं ने जिजू को इसमें घसीट लिया। उसने एक पल के लिए जिजू को अवाक कर दिया। पत्नी को कल पता चला कि उसकी पत्नी को अपहरण होने की कोई परवाह नहीं है। डाकू की आवाज का उपयोग करते हुए जिजू ने अपने असंतोष के बारे में शिकायत की, लेकिन निजी निरीक्षण की प्रतिक्रिया ने उसे असहज कर दिया। जैसा कि सभी जानते हैं, वह हमेशा अपने पति की बाई युगुआन रही है। शादी से एक दिन पहले उनकी बहन बाओबाओ ने बाई जियाबाओ से इस रणनीतिक शादी को रद्द करने के लिए कहा, अन्यथा प्रयोगकर्ता का घोटाला उजागर हो जाएगा। ये पता चला कि बाई जिजू चेयरमैन बाई का जैविक पुत्र नहीं है। सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद उसने बच्चे से पूछा कि क्या जिजू की शादी एक निश्चित संघ की दूसरी पीढ़ी के पूर्वज से होने जा रही है। बाई जिजू ने शादी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और जिजू को बच्चे की जगह लेने दिया, और शादी के बाद उसने जानबूझकर खुद को दूर कर लिया। वह शायद नहीं चाहती थी कि जिजू उसके जटिल परिवार में शामिल हो। यही कारण है कि वह जिजू से दूर हो गई। जब उसे पता चला कि जिजू का अपहरण कर लिया गया है तो वह बहुत क्रोधित हुई। उसने जिजू की कार में सुराग ढूंढने की कोशिश की, और जब उसने हेडरेस्ट देखा जिसमें छेद थे, तो उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसी समय जिजू को अचानक ड्राइविंग रिकॉर्डर की याद आई। अगर बाई जिजू को पता चला कि उसने अपनी भाषा की क्षमता हासिल कर ली है, तो सौभाग्य से बाई जिजू को कुछ भी नहीं मिला। जब जिजू ने फोन किया तो अपहरणकर्ता जाग गया और उसे चुरा लिया तो ट्रक। बाई जुबान की पूछताछ का सामना करते समय जीजू को कुछ दिक्कत हुई। अचानक एक मोटरसाइकिल आई। बाई जू ने घबराकर अभिभावक को खींच लिया और फिर मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति को सावधान रहने की चेतावनी दी।
बाई जिजू ने जिजू को टीवी स्टेशन पर अस्थायी रूप से अपना काम बंद करने के लिए कहा, लेकिन जिजू ने इनकार कर दिया। बाई जुबान के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने सुरक्षा के लिए अपने साथ 2 गार्डों की व्यवस्था की। हालांकि उसके बाद वह बहुत संवेदनशील हो गई और उसे लगा जैसे हर बार घंटी बजने पर उसकी नसों पर असर पड़ेगा। बैठकों के दौरान वह बार बार विचलित हो जाती थी और जिजू की सुरक्षा के बारे में चिंतित थी। ये खबर मिलने के बाद कि गार्ड जिजू का पीछा कर रहे थे, वह और भी घबरा गई। सौभाग्य से गार्डों ने जिजू को जल्द ही ढूंढ लिया, लेकिन इससे उसे राहत नहीं मिली क्योंकि जिजू उस समय एक आदमी के साथ थी। उसे पता चला कि वह आदमी सुंदर और प्यारा था और उसका फिगर एकदम सही था। इससे प्रयोगकर्ता घबरा गया, घूम गया और गार्डों को अपनी तस्वीरें लेने से रोक दिया। उस आदमी का नाम शान ग्यू है और वह जिजू विश्वविद्यालय में वरिष्ठ है। सान ग्यू ने कहा कि 3 साल पहले जिजू से अचानक संपर्क टूटने के बाद वह लंबे समय से उसकी तलाश कर रहा था और हाल ही में उसने जिजू को टीवी पर देखा था। शान ग्यू हमेशा से जिजू के साथ गुप्त रूप से प्यार करता रहा है, इसलिए वह टीवी स्टेशन पर आया जहां जिजू ने एक कार्यक्रम लेने के लिए काम किया था। दोनों ने बहुत लंबे समय तक बातचीत नहीं की और पुराने समय को जानने और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद वे अलग हो गए। दूसरी ओर बाई चियान बेहद चिंतित थे जब उन्होंने सांकेतिक भाषा दुभाषियों को तैनात करने की राष्ट्रपति योजना देखी, तो उन्हें तुरंत जिजू को अपनी तरफ करने का विचार आया। जिजू की मां बहुत सारी चीनी दवाएं और सेक्सी अंडरवियर का एक सेट लेकर दरवाजे पर आई। जिजू के पिता ने जिजू को जल्द से जल्द बाईशी के बच्चे से गर्भवती होने की धमकी दी, अन्यथा उसके पिता के चिकित्सा खर्च में कटौती कर दी जाएगी। इससे जिजू जल्द से जल्द जेल से भागना चाहता था। उसने अपना पजामा पहन लिया और एक बार फिर अपहरणकर्ता के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके बाई जियान को फोन किया। अप्रत्याशित रूप से बाई झांझन बहुत शांत थी। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि जिजू उसकी पत्नी थी और वह व्यक्ति आसपास ही होना चाहिए, इसलिए उसने जिजू से बात करने की कोशिश की, लेकिन जिजू के पास धैर्य नहीं था और उसने बाई झांझू को एक तस्वीर भेजी, मेरी अपनी जान है। बाई झू ने दूसरे पक्ष से पूछा कि क्या ये जिजू की तस्वीर है। जिजू के पति के रूप में जिजू ने उससे पूछा, क्या वह जानता था कि होंग जिजू की जान पर एक विशेष तिल था? क्या आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है या आप कभी उसके साथ अंतरंग नहीं रहे हैं? जिजू ने सोचा कि बाई झांझन निश्चित रूप से समझौता करेगी। अप्रत्याशित रूप से बाई झांझाओ ने उससे पारिवारिक मामलों के बारे में बात की। उसने उससे पूछा कि क्या वह शादीशुदा है। जिजू की स्वीकृति मिलने के बाद उसने दूसरे पक्ष से पूछा कि उसने पहली बार किसी महिला को कब छुआ था, और फिर उसने कहा कि उसने जो तस्वीरें उसे दी वे सभी नकली तस्वीरें थीं। इस ऑपरेशन ने जिजू को चौंका दिया। इतना ही नहीं, बाई शिजू ने यह भी कहा कि वह जिजू को किसी और से बेहतर जानता है। जिजू ने शिजू से पूछा कि तुम उसके बारे में क्या जानते हो? आप सिर्फ उसके स्पष्ट पति हैं। यदि आप नकली तस्वीरों पर सवाल उठाते हैं तो इसे देखें। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, जिजू को इस पर पछतावा हुआ और वह बिस्तर पर बेचैनी से लेट गई। उसे डर था कि बाई जिजू जांच करने आएगी। जब उसने दरवाजे के बाहर शोर सुना तो उसने जल्दी से खुद को रजाई से ढक लिया। बिना खींचे उसे कई बार खींचा, लेकिन आखिरकार उसने जिजू को बाहर खींच लिया। हालांकि बाई झांझन उत्तर जानने के लिए उत्सुक थी, लेकिन जिजू की दयनीय उपस्थिति को देखकर वह फिर भी पीछे हट गई और केवल उसे राष्ट्रपति के सांकेतिक भाषा दुभाषिया के साथ साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कहा। बाई परीक्षण की पुष्टि नहीं हुई, जिससे जिजू खुश और हैरान दोनों था। इससे भी अधिक असामान्य बात यह है कि अपने जीवन में पहली बार बाई झाओ सुबह घर पर काम पर नहीं गए और यहाँ तक कि सोच समझकर उनके लिए नाश्ता भी बनाया। उसे कम ही पता था कि प्रयोग एक बात को लेकर चिंतित था, जिजू वाला आदमी कौन था, और गार्ड और दीव जिजू होने के आधार पर उन्हें बदलना चाहता था। जिस व्यक्ति को बरगलाया गया वह जिजू का कॉलेज सीनियर था और उसके अधीनस्थों ने उस दिन की निगरानी स्थानांतरित कर दी। लेकिन इलाके के भीतर एक और संदिग्ध बिंदु का पता चला कि अपहरणकर्ता बहुत शांति से कार में घुस गया, जैसे कार में किसी ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया हो। इससे बाई झांझू बहुत हैरान हुई। उसने अपने दोस्तों से सलाह मांगी कि अगर कोई दूसरे व्यक्ति की पत्नी की जान की ब्रा ले ले और उसे उसकी पत्नी से अलग होने की धमकी दे तो क्या होगा।
मित्र ने स्वीकार किया कि यह स्पष्ट है कि उसकी पत्नी विश्वविद्यालय के वरिष्ठों और निगरानी से जुड़ी विदेशी भाषाओं में दिखाई दी होगी। जब डाकू ने दोबारा फोन किया तो बाई झांझन परेशान हो गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन काट दिया। दोबारा फोन करने के बाद गठबंधन ने अप्रत्याशित रूप से उसे 5 मिनट में फिर से फोन करने के लिए कहा। बाईशी द्वारा नजरअंदाज किए जाने के कारण जिजू के पास शांत होने और 5 मिनट का लंबा समय धैर्यपूर्वक बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब समय समाप्त हुआ तो कॉल अंततः कनेक्ट हो गई। क्रू शब्द कहने के बाद दूसरी ओर से एक विस्फोट हुआ और बाई शिफा का सेल फोन बंद हो गया। समाचार में बताया गया कि राष्ट्रपति के भाषण पर विस्फोटकों से हमला किया गया था। इसे साबित करने के लिए कई धमकी भरे फोन कॉल थे और रिकॉर्डिंग की सामग्री थी। रोंग वास्तव में बाई जिजू के लिए खतरा था। सौभाग्य से बाई जिजू गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार जब वह उठा तब भी वह अपनी पत्नी जिजू की स्थिति के बारे में चिंतित था। जब उसे पता चला कि जिजू सुरक्षित है तो उसने एक सांस ली। पिछले सुरागों और अपहरणकर्ता की ब्लैकमेल स्थितियों के साथ एक बार लगाए जाने पर वह जिजू की पुष्टि करने के लिए अपनी पत्नी के पास आया। उसने अपनी स्कर्ट को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठाया और अंततः हार मानने का फैसला किया। हालांकि वह जानता था कि जान की तस्वीर सबसे अधिक सच थी। वह तब तक इसका सामना नहीं करना चाहता था जब तक कि उसे खुद को आश्वस्त करने का कोई कारण नहीं मिल गया। उथल पुथल। उसने विषय को बदलने का अवसर लिया और बाई शिवा से पूछा कि उसने खुद को समझने के बजाय अपहरणकर्ता की जांच क्यों नहीं की। बाई शिवा ने उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में नहीं जानता कि उसने क्या करने की योजना बनाई है। सौभाग्य से सहायक ने इस समय शर्मनाक दृश्य को तोड़ने के लिए फोन किया। सहायक ने पुलिस के जांच परिणामों की सूचना दी। हालांकि बाइजू ने ऐसा नहीं सोचा था। विस्फोट संभवतः हाल के सिलसिलेवार आगजनी के मामलों से संबंधित था। अपहरणकर्ता या तो इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें सिलसिलेवार आगजनी के मामले का सामना करना पड़ा, या उन्होंने इसकी योजना बनाई थी और यह बिल्कुल सही था। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, सिलसिलेवार आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधी ने पिछली रात को छोड़कर कई हालिया आगजनी की घटनाओं को स्वीकार किया। असली अपराधी समाचार फीड देखने के बाद खुशी से एक गाना गुनगुना रहा था। बमबारी के बाद उन्होंने गर्व से अपनी उपलब्धियों को एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया जो एक शिक्षक के रूप में तैनात था। दूसरे पक्ष ने उत्तर दिया कि उसे भविष्य में अकेले कार्य नहीं करना चाहिए। अपराधी ने दूसरे पक्ष पर उसे अपने साथ नहीं ले जाने का आरोप लगाया, जबकि प्रयोग ने जिजू का मोबाइल फोन छीन लिया और पुष्टि करना चाहा क्या जिजू का मोबाइल फोन हैक हो गया था। जब उसने एक अजीब आदमी की प्रोफाइल तस्वीर देखी तो बाइजू ने तुरंत सोचा कि जिजू ने विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहा था। वरिष्ठ। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके और दोनों के बीच चैट इंटरफेस में प्रवेश किया। सामग्री शुभकामना संदेशों और हुआन्यू ड्रीम विलेज नामक स्थान पर दो लड़कियों की तस्वीर से भरी हुई थी। हुआन्यू ड्रीम विलेज एक परिवार का अनाथालय भी है जहां शांगयू बचपन से रहता था। वहां 20 साल पहले एक अनाथालय था।